नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश, आपका दोस्त, फिर एक नई वीडियो लेके HHF होम्योपैथी इन हिंदी इस चैनल पर हाजिर है। और ये है हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स डॉक्टर हरजीत मेहता, डॉक्टर सोनल शेठ और डॉक्टर सुलक्षणा मड़े, राइट। तो हम ये लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं, हर एक मेंटर के पास में जाते हैं। आप कौन कौन से मेंटर के पास गए हैं? डॉक्टर मयूरेश महाजन। बड़े जोर से बोलो, सुनना चाहिए। डॉक्टर मयूरेश महाजन। तो मयूर सर के पास गए, केवाई सर के पास गए, सब लोग के पास ये लोग जाते हैं, हमारे क्लिनिक में बैठते हैं। और पेशेंट हो तो हम लोग पेशेंट देखते हैं, और पेशेंट ना हो तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हमारी पढ़ाई चल रही थी, तो इन्होंने कुछ कहा कि सर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और कुछ केसेस ये दिखाई देते हैं। अच्छे केसेस निकल रहे हैं, फायदा हो रहा है। तो मैं बोला अगर आपकी केसेस निकल रहे हैं तो जरूर है कि आप हमारे दर्शकों को बताओ कि क्या क्या केसेस निकली हैं। तो हम सुनेंगे इन तीनों से एक एक केस, है ना? श्योर। सबसे पहले केस कौन बताएगा? मैं बताती हूँ। यस, सबसे पहले सोनल केस बताएगी। सोनल मैडम, आपके केस बताइए। यस। माई सेल्फ डॉक्टर सोनल शेठ, HHF अकेडमी बैच 4। मैं आपको एक यूटेराइन सिस्टोसिल की केस बताती हूँ, ब्लैडर प्रोलैप्स की। मेरे पास एक 28-30 इयर्स ओल्ड की लेडी आई। तो वो आई कि मैडम मेरी ना बच्चेदानी नीचे आ रही है। तो क्या मैंने एज बोले? 28-30? ओके, ये एज में ही हो गया। ओह हाँ। तो मैंने बोला पहले मैं एग्जामिन करती हूँ आपको। तो उसको ना सिस्टोसिल था, ब्लैडर प्रोलैप्स था, यूटेराइन प्रोलैप्स नहीं था। और वो मेड थी, मतलब झाड़ू पोछा करती थी। तो मैंने बोला कि क्या दिक्कत आती है उससे? तो बोले मैडम झाड़ू पोछा करती हूँ तो बीच में आता है, बहुत खाती हूँ तो नीचे आता है। मैंने बोला ठीक है, तो क्या लगता है अभी ये हुआ है तो क्या लगता है? तो बोलती मैडम मुझे डर लगता है। तो मैंने मुझे किस बात का डर? मतलब उसको लगा कि ये यूटेराइन प्रोलैप्स है, मतलब मेरी बच्चेदानी नीचे आ गई है। करेक्ट। तो वो बोली मैडम ये पूरा नीचे आया तो पूरा ही बच्चेदानी निकालनी पड़ी तो निकालनी पड़ेगी। तो ये कंसर्न बहुत बढ़िया तरीके से पूछा कि आपको पूछना चाहिए कि पेशेंट को इस बीमारी को लेके कंसर्न क्या है। हाँ। तो इन्होंने फंटास्टिक पूछा, जवाब आया कि बच्चादानी शायद निकालनी पड़े। एज अभी भी 28-30 है। यस। करेक्ट। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा डर लगता है तो क्या सोचते हो कि निकालना पड़ा? तो बोली कि मैडम मेरी ना, मुझे जब सेकंड लड़की हुई थी ना तब भी मुझे ना नीचे से बाहर आया था बच्चेदानी, तो वो अंदर ये की थी। पर अभी मुझे चौथी लड़की है। तो फिर मुझे थोड़ा ये लगा कि चौथी लड़की है मतलब आपको लड़का चाहिए। ओके। तो वो थोड़ा स्माइल, एक हल्की सी स्माइल उसने दी और बोली हाँ मैडम कि हमारे यहाँ पे ना गांव में ना लड़का ही मांगता है, लड़की हुई ना तो लोग बोलते कि ये अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं सोचते मेरे बारे में। तो मैंने बोला ठीक है ना, पर तुझे 4 लड़कियां तो है, तेरा हस्बैंड क्या बोलता है? तो बोली कि हस्बैंड भी वही बोलता है कि अगर तुझे लड़का नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी करूंगा करके। तो मैंने बोला तुझे गुस्सा नहीं आता है? तो बोले मैडम गुस्सा आके क्या करने का ना, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। वो तो वही बोलता है कि अगर तेरी बच्चेदानी निकालनी पड़ी, तुझे लड़का नहीं होगा तो मैं दूसरी शादी करूंगी। सास ससुर भी वही बोलते। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उसको पूछा कि तेरी जो लास्ट लड़की है वो कितने साल की है? तो बोली कि मैडम वो ना अभी 7-8 मंथ की कुछ है, और ये लड़की ना दिन भर बाहर काम करती। तो मैंने उसको बोला कि 7-8 महीने की तेरी लड़की है तो तू दिन भर बाहर कैसे काम करती? ये सोचने वाली चीज होती है कि ये आप केस में अगर इसकी 7-8 महीने की लड़की है तो ये दिन भर काम कर रही है, तो उस लड़की को कौन संभालता है और ये कैसे मैनेज कर रही है? यहाँ पर आदमी दिखता है आपको, जो आदमी बीमार है, पर्सन इन डिसीज, देखने के लिए इस बात का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। यस मैडम। तो बोली मैडम सास तो वैसे देखती है पर क्या करूं मैं, हमारे यहाँ पे ऐसा ही है, अगर लड़की होती है तो लड़की के माँ ने तुरंत काम पे जाना है, और लड़का होता है तो उसको आराम से 2 साल घर में रेस्ट लेने देते। ओह माय गॉड। तो अभी मुझे तो लड़कियां है 4, और मेरा हस्बैंड बोला कि अगर तेरी थैली निकाली या लड़का नहीं हुआ तो फिर मैं तो दूसरी शादी करूंगा। तो मुझे मेरे लड़कियों के लिए तो काम करना है, उनको खाना पीना है, उनको पढ़ाना है, इसलिए मुझे काम करना ही है।
काफी काफी कॉमन चीज है आजकल की दुनिया में भी, ये ऐसे चल रहा है, हमें सुन के ताज्जुब होता है, लेकिन गांव में ये आज भी कॉमन है, ऐसी कहानियां कॉमन है, ऐसे पेशेंट्स कॉमन है कि अगर नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर ली जाएगी। तो काफी कॉमन है, आपके क्लिनिक्स में भी ये ऐसा आपने भी सुना है? यस मैडम। तो मैंने उसको फिर लास्ट एक क्वेश्चन पूछा कि तुझे ऐसे लगता है ना कि अगर मेरी बच्चेदानी निकाली तो मैं कभी प्रेग्नेंट बन ही नहीं सकती हूँ, मुझे कभी बच्चा होगा ही नहीं? तो बोली हाँ ना मैडम, यही मुझे लगता है कि अगर निकाली तो मुझे लड़का तो होगा ही नहीं, तो फिर मेरा आदमी तो दूसरी शादी करेगा। बस ये केस है सर। अरे लेकिन ये कुछ आवाज नहीं उठाती, ये कुछ झगड़ती नहीं, इसको नहीं। गुस्सा नहीं आता? इसको गुस्सा आता है, पर वो बोलती है कि मैडम मैं कभी गुस्सा नहीं निकालती, मैं शांत ही बैठती हूँ, मेरा फर्ज है ना बच्चों के लिए काम करना, मेरा फर्ज है, मेरी लड़की है तो भी मुझे तो उनको पालन पोषण तो करना ही है। राइट राइट राइट। हाँ यस मैडम, बोलिए क्या अंडरस्टैंडिंग और क्या रेमेडी? तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया कि इसको सब लोग बोलते कि तुझे लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तुझे सब लड़कियां ही है। तो एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज में जरूरी नहीं है कि भैया सिर्फ वो क्रिया ही सेक्स है, मेल फीमेल इसमें भेदभाव और इसके कारण से जो अब्यूज है उसे भी सेक्सुअल अब्यूज ही समझते हैं। यस यस। और फिर वो पूरे केस में ना एक जैसे मैंने उसको पूछा कि मतलब हाँ तुझे लड़का चाहिए, तो उसने एक हल्की सी स्माइल दी, पूरे केस में ये हल्की स्माइल थी। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट यस एक है, मतलब आप अपनी ही नजर में चूर चूर हो जाओ, उसको एम्बैरेसमेंट कहते हैं। फिर इसको जो लगता है ना कि अगर मेरी बच्चेदानी निकाली तो मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती हूँ, तो लड़का होना तो दूर की बात है। तो एक फियर रिजेक्शन है कि ये लोग इसको रिजेक्ट करेंगे और इसका आदमी दूसरी शादी करेगा, और अगर मेरी बच्चेदानी निकाली तो मैं प्रेग्नेंट ही नहीं बन सकती हूँ। तो ये फियर इनवैलिडिटी है। फियर इनवैलिडिटी को सही से समझो। सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग रिचार्ज मारते हैं और सब लोग को वैलिडिटी पता है ना? 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, हमारे जमाने में 30-35 दिन की मिलती थी, आजकल उसको कम करते करते 28 दिन पे ले आए, 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है। और जहां तक आपकी वैलिडिटी है वहीं तक आपका फोन चलता है, जहां पर वैलिडिटी खत्म फोन बंद। तो फियर ऑफ बीइंग इनवैलिडिटी। यस। और ये जो लेडी है उसको 2-3 महीने से तकलीफ है और उसकी बेटी 7-8 महीने की, फिर भी ये दिन भर वो मेड का काम करती है, किसी को कुछ बोलती नहीं है। तो माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बियर सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट। और पूरी लेडी जो है ना, मतलब आई टू आई कांटेक्ट नहीं रख रही थी, पूरा नीचे देख के बात कर रही थी, सर्चिंग ऑन फ्लोर है। और जो एंगर है उसका एक्सप्रेस नहीं करती, एंगर टैसिडिटी विद। तो मैंने उसको इग्नेशिया 200 दिया, करेक्ट, वीकली 3 डोज, मतलब ओडी फॉर 3 days, देन रिपीट इन नेक्स्ट वीक, और विद इन 15 days उसका सिस्टोसिल नॉर्मल हो गया। क्या बात है, 15 दिन में? यस, विद इन 15 days उसका सिस्टोसिल नॉर्मल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड देखिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके पेशेंट निकले, और इसी वजह से, इसी होम्योपैथी की वजह से कोई ऐसी दुखियारी हो, जो लेडी हो, उसके अगर 15 डेज में सिस्टोसिल जैसी चीज फैंटास्टिक हो जाए और उसकी जिंदगी अगर फैंटास्टिक हो जाए, तो इसके जैसा कोई बड़ा पुण्य नहीं मैडम, सच में नहीं। सर। तो यही हम ये कर रहे हैं। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट केस सुलक्षणा मैडम के। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सुलक्षणा माड़े, मैं प्राइवेट बैच 4 से हूँ, HHF से। तो मैं आज मेरी एक केस यहाँ पे बोल रही हूँ। तो ये एक्यूट केस है फीवर का। तो ये केस मुझे ऑन कॉल आया था, तो उसकी मम्मी मेरी हमेशा से पेशेंट है, तो उसने मुझे बोला कि मैडम मेरे बेटे को फीवर है कल से, तो आप उससे फ़ोन पे ही बात कर लीजिए क्योंकि कल से उसके एग्ज़ाम्स भी हैं। तो फिर मैंने वो बेटे से बात कर ली, तो उससे पूछा मैंने कि आपको क्या हो रहा है? तो बोलता है मुझे ना कल से बुखार जैसा लग रहा है और बदन भी दर्द है और मेरे ना गले में भी दर्द था, लेकिन अभी मम्मी ने कुछ काढ़ा दिया था तो गले का थोड़ा सा ठीक है। तो फिर मैंने उसे पूछा कि आपके बदन में भी दर्द है और कल से एग्जाम भी है, तो आप क्या कर रहे हो अभी? वैसे तो मुझे पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा पढ़ाई। तो फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों लगता है? ये थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि हम भी इसमें से गए हैं कि एग्जाम के टाइम अगर बुखार आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि अब तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं,
लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, हाँ ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ यस मैडम। तो मैंने उसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो क्या है ना कि डॉक्टर कि मेरे अभी मैं 6 में हूँ, तो फिर अभी थोड़ा सा एक एग्जाम का जो सिलेबस है वो बढ़ गया है और ज्यादा मार्क्स के एग्जाम से अभी, जो कि लास्ट ईयर तक 20 मार्क्स के थे, तो अभी ना ये 40 मार्क्स के हो गए हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पढ़ाई भी बढ़ गया है, तो वो मुझे ज्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि फिर टेंशन क्या है इसका? तो बोलता है कि क्या है ना कि टीचर हमारे ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो बोलते हैं कि पढ़ाई ज्यादा करो और अभी थोड़ा सीरियस भी हो जाओ, तो इसके लिए मुझे करना ही है, नहीं तो फिर मेरी वाट लग जाएगी। मैं बोली वाट लग जाएगी? नहीं, ये डायलॉग हम सब ने सुने हैं। मतलब ये लड़का ऐसा बोल रहा है कि जरा सीरियस हो जाओ, अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो वाट लग जाएगी। लेकिन इसमें कुछ तो अलग है। 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है, मेरे को तो 10वीं में भी ये फीलिंग नहीं आई थी, इसको 6 में कैसे आ गई? हाँ तो इसलिए मैंने बोला बेटा वाट लग जाएगी, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या है ना कि मम्मी भी घर पे बोलती है कि नहीं करोगे तो मैं ट्यूशन लगवा दूंगी, और टीचर भी सब बहुत स्ट्रिक्ट है, और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो तो ना डायरेक्ट हमें रेस्टिगेट ही करती है कम मार्क्स मिले तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्टडी सीरियसली करना है। तो बीच में फिर उसकी मदर ने बोला कि क्या है ना कि इसको मैं बाकी टाइम तो खेलने के लिए देती हूँ और मोबाइल भी यूज करने के लिए देती हूँ, लेकिन अभी एग्जाम है ना, तो कौन माँ देगी ना उसको इतना स्टडी से मतलब बाजू कौन करेगी ना, ऐसा उसका कहना था। और बाद में उसका ये भी कहना था कि मैं बाकी टाइम तो देती हूँ, लेकिन अभी देखो उसका स्टडी भी बढ़ गया है, सिलेबस ज्यादा है, और टीचर भी फिर कम मार्क्स मिले तो डांटते हैं ना, तो ये सब साइकिल चलता रहता है। अरे 6 स्टैंडर्ड में ऐसे कर रहे हो यार, कल को मेडिकल में जाएगा, क्या करोगे उसकी? जान लोगे बच्चे की? हाँ तो मम्मी का ये था, और फिर बाद में मैंने फिर से उसको पूछा कि बेटा आपको फिर ज्यादा डर किस बात का है? तो डर तो वही है कि मुझे स्टडी करना है और सिलेबस ज्यादा है, तो मैं कर रहा हूँ अभी। फिर मैंने पूछा लेकिन मम्मी तो बोल रही है कि मतलब आप सीरियसली नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं करता हूँ, मैं पहले स्टडी करता हूँ, फिर बाद में टीवी या खेलना हो बाद में करता हूँ मैं। तो मैंने उसको पूछा कि आपको 5th में कितने परसेंटेज थे? तो बोला 98.6 थे मुझे। 98.6? थोड़ा सा और होता तो बुखार आ जाता 97। अरे यार। हाँ तो फिर मैंने पूछा ये अभी 6 में क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, ये साल तो मुझे 95 के अबोव तो चाहिए ही। वाह वाह। तो फिर मैंने पूछा क्यों, मतलब सब टीचर्स और मम्मी गुस्सा करेगी इसलिए? नहीं, टीचर्स भी बोलते हैं कि अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ, 6 में आए हो, तो फिर मुझे भी लगता है कि मुझे करना पड़ेगा अभी ये सब। तो इसके बाद में मैंने उसे पूछा कि ठीक है बेटा, मैं मेडिसिन दे देती हूँ, सही है सही अपने है। भाई को भेजो कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब सोच के मैंने ये केस के बाद में मैंने सोचा कि ये तो पूरा डोमिनेशन है उसके ऊपर, बहुत भयंकर वाला। मतलब स्कूल से भी है और घर पे भी है। तो मैंने उसको लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन, और उसकी मम्मी जो बोल रही थी कि मतलब सब उसको करना ही है, ये सब पूरा साइकिल है, तो उसमें भी मुझे वो डोमिनेशन, अरे बच्चा कर रहा है पढ़ाई, बीमार भी पड़ रहा है, तो मैंने उसको एलिमेंट्स फ्रॉम प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स से लिया। और एक इसमें एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से बहुत ज्यादा है, तो मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स टू हाई लिया। और ये थ्रू आउट केस बच्चा जो है पहले से मैं उसको जानती भी हूँ, और ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट करता है उसके सिम्टम जो भी है, तो मैंने उसको प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन भी लिया। सही है। और 6 स्टैंडर्ड में इतना कौन सोचता है? हम लोग को 12वीं भी आ गई तो भी तो इतना सीरियसनेस नहीं था। हाँ, तो ये बहुत मैच्योर लगा मुझे बच्चा। तो मैंने उसको कार्सिनोसिन दिया था 200, 3 डेज के लिए दिया था, और लेकिन फर्स्ट डोज में उसको काफी आराम था। फैंटास्टिक। तो ये कितनी फैंटास्टिक चीजें। अब हमने एक केस इग्निशिया सुन ली, एक केस कार्सिनोसिन सुन ली। मैं आप सबको एक टिप दे देता हूं कि अगर बच्चे को बुखार आ गया और बच्चा फिर भी पढ़ रहा है, तो वो या तो इग्निशिया होता है या कार्सिनोसिन होता है। मतलब ये 2 आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए, और भी बाकी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके 2 दिमाग में जरूर आने चाहिए, क्योंकि इग्निशिया खुन्नस से पढ़ता है कि इनको समझ में नहीं आ रही मेरी कदर, तो मैं पढ़ूंगा कि इनको कदर समझ में आ जाए। जैसे औरत होती है ना, गुस्सा हो जाए तो ज्यादा काम करती है, वैसे ही बच्चा ज्यादा पढ़ता है बुखार में,
और कार्सिनोसिन को आप देख के आपको लगेगा कि अरे बेटा बस कर बेटा, आप रुलाएगा क्या। तो वो जो सीड्यूसिंग बिहेवियर है कार्सिनोसिन का, वो आपको दिखेगा। अब सुलक्षणा मैडम की केस हो गई, इग्निशा हो गई, कार्सिनोसिन हो गई। अब सुनेंगे हरजीत मैडम की फैंटास्टिक केस। Hello, myself Dr. Harjeet Mehta. I am student of HHF Academy Batch 4. I'm going to share a case of Bromium. हिंदी चैनल है मैडम। आज मैं एक केस शेयर करने वाली हूँ। एक पेशेंट थे, 65 इयर्स ओल्ड हैं। बेसिकली उनको L4 L5 की प्रॉब्लम है एंड प्लस ही हैज शियाटिका प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके। तो ऐसे हुआ कि वो एक दिन मेरे पास आए और मुझे बोले कि मुझे कमर से लेके नीचे तक बहुत पेन होता है, मैं चल भी नहीं पाता हूँ, मैं उठ भी नहीं पाता हूँ, इतना दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है मैडम, आप समझ नहीं पाओगे मुझे कितना दर्द होता है करके। तो मैंने पूछा ठीक है, अच्छा तो इसके लिए आपने कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए होंगे पहले? तो बोले कि हाँ मैंने तो ट्रीटमेंट्स बहुत सारे लिए हैं और मैंने एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि मुझे आपको ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, पर फिर मैंने अपने घर में डिस्कस किया वाइफ से, बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं स्पाइनल सर्जरीज तो बहुत क्या एज थी प्रॉब्लम होती। 65 इयर्स। 65, ओके। तो घर वालों ने बोला कि अब इस एज में स्पाइनल सर्जरी करवाना आपके लिए सही नहीं होगा, तो आप मत करवाओ। तो बच्चे भी यही बोल रहे थे कि आप स्पाइनल सर्जरी मत करवाओ, वाइफ ने भी वही बोला कि मत करवाओ। उनके रिलेटिव्स भी थे, उनसे भी उन्होंने सलाह की थोड़ी, तो उन्होंने कहा कि आज तक हमने भी जितने केसेस देखे हैं, मतलब फेलियर्स ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है टोटली कि सब अच्छे नहीं होते हैं, बट फेलियर्स ज्यादा है इसमें। तो आप मत करवाओ। बट पेशेंट को ऐसे था कि नहीं मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, तो मुझे तो सर्जरी करवानी है। तो उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी घर वालों की, और लाइक एन ऑब्स्टिनेट पर्सन ही सेड कि नहीं मुझे तो सर्जरी करवानी है, और उन्होंने सर्जरी करवा ली। और फिर ऐसा हुआ कि सर्जरी करवाने के बाद तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। पहले तो वो थोड़ा बहुत चल फिर पा रहे थे, बट आफ्टर सर्जरी उनको पैर भी नीचे रखने नहीं हो रहा था। तो मतलब वो टोटल पूरे बेड पे हो गए थे एकदम ऐसे। तो घर वाले और परेशान, फिर उनको बार बार वो ताना देते थे, तुमको बोला था सर्जरी नहीं करवानी है, फिर भी तुमने करवाई, अब तुम भुगतो। ऐसा भी बोल दिया उनको कि अब तुम भुगतो, अब तुमको जो प्रॉब्लम हो रही है वो तुम खुद मैनेज करो जैसे भी करोगे। तो फिर वो जब आए मेरे पास तो उन्होंने ये हिस्ट्री दी मुझे। तो रिसेंटली तभी डॉक्टर मयूर महाजन सर ने ब्रोमियम ली थी। उसका से यही था कि पेशेंट को सब मतलब बोलते हैं कि आप मत करो ये चीज, मत करो ये चीज, बट वो किसी की सुनता नहीं है। मयूर सर ने ये अभी जो फर्स्ट अथांग वेबिनार जो हुआ था, उसमें मैंने, मयूर सर ने और सुनील सर, प्रीति मैडम और हम लोग चारों ने एक रेमेडी ली थी। हरजीत ने सुनी थी एंड उसी के बाद में जब ये क्लिनिक आई तो बोले सर मैंने यूज कर ली, ऐसे ऐसे सोच के दिया है। मैं बोला सही सोचा है, सही दिया है। अभी देखते हैं कैसा, अभी फॉलो अप मैडम बताएंगे। हाँ, ब्रोमियम क्या पावर में दिया था मैडम? सर 200 दिया है, बीडी फॉर 5 days दिया है मैंने उनको। क्योंकि पेन इतना ज्यादा है कि ही वॉज सो परसिक्यूटेड बेसिकली, कि वो बहुत परेशान हो गए थे पेन से इतना। तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज। अब उनको जो पेन हो रहा है ना, पैर भी नीचे रखने नहीं हो रहा है, तो अब उनको ये फील हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई। मुझे सुनना चाहिए था लोगों का, मैंने सुना नहीं है, और अब मैं भुगत रहा हूँ इन सब चीजों को। सो बेसिकली अब उनका क्या है, 3rd डे पे मुझे उनका फोन आया है कि मैडम मुझे 50 to 60% पेन बेटर है और मैं चल फिर पा रहा हूँ करके। फैंटास्टिक। तो मतलब मैं इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगी मयूर सर को कि अगर उन्होंने ये रेमेडी नहीं सिखाई होती तो शायद मैं ये नहीं कैच कर पाती। सो थैंक यू टू द होल HHF एकेडमी। क्या रूब्रिक लगाए, क्या आपका थॉट प्रोसेस है वो बताइएगा। हाँ सर, बेसिकली पहले तो ये था कि जब वो आए तो उनका कहना ये था कि उनका पेन इतना है कि उनको जल्द से जल्द ठीक होना है। सही है। सो दिस वाज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। और वो जो ऑपरेशन करवाया, हाँ, वो भी जल्दी में करवा दिया। जल्दी में, मेरे को जल्दी ठीक होना है, काटो। और वहां पर भी कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। और फिर इतना पेन है कि वो he was feeling persecuted, मतलब इतना पेन है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। करेक्ट। तो दिस इज डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज।
और ऑपरेशन करवा के अब उनको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। तो दिस इज डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज। डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज। हमारा पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा, तब मैं और मयूर सर बोल रहे थे कि भैया गलतियां होती है, किससे नहीं होती, कर लो गलती, कोई बात नहीं यार, हो गई, अगली बार सुधार लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो गलती हो गई उसको लेके अरे गलती कर दी तो नहीं, ये रिसेंटमेंट छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उस गलती की वजह से जो दुष्परिणाम है वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसने वो रिसेंटमेंट की भैया गलती हो गई, गिल्ट है अभी उसको, गिल्ट जो था, गिल्ट है, और घर वाले ताना मार मार के उसको और गिल्ट दिलवाते रहते हैं और करो। तो ये ब्रोमियम की खासियत है। मतलब ऑफ कोर्स आप अगर अथांग का वेबिनार अटेंड किए होते और वो केस सुने होते तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाती कि हरजीत ने ऑफ कोर्स उसमें बीमारी के बारे में रॉन्ग डन का नहीं था, डिल्यूजन रॉन्ग डन नहीं था, लेकिन हरजीत ने ये ऑपरेशन करवा के गलतियां कर ली और अभी कोई चारा नहीं है वापस जाने का। अब तो फंस गए, अब तो गए। तो वो ब्रोमियम का इतना फैंटास्टिक ये लगाया, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा कि यार ये हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए। अभी अथांग का दूसरा पड़ाव आने वाला है, तारीख आ चुकी है, आई थिंक तारीख आ चुकी है, आपको स्लाइड में डाल दूंगा। उस हिसाब से अथांग को रजिस्टर करिए। 101 रेमेडीज आती है, सभी को रजिस्टर करना चाहिए सो दैट आपको भी इतना ही नॉलेज मिले। हर एक वेबिनार से सर कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है, जरूर मिलता है, निकलते ही है। करेक्ट। तो ये हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप एचजीएफ की एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो मैं अभी जो कॉन्फिडेंस आया है ना, मतलब सर सिस्टोसिल जैसी केस 15 दिन में पहले होती तो मैं रेफर कर देती कि मेरे से नहीं होगा, और एटलीस्ट एचएचएफ ने कॉन्फिडेंस तो दिया कि नहीं तू कर। यस, और 15 दिन में तो मैं तो बाद में भी कर सकती हूँ ना, फर्स्ट मैंने ट्राई करना जरूरी है। और 15 दिन में सेटल भी कर दो। यस, 15 दिन में सेटल भी हो गया। और क्या चाहिए, ये सर सब एचएचएफ की देन है। सही है। तो एकेडमी की भी एडमिशन अभी चालू होंगे, तैयार रहिए उसके लिए भी कि एकेडमी के एडमिशन्स के लिए आप लोग जो चाहते हैं वो एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। साल भर का कोर्स होता है। उसके डिटेल्स के लिए आपको किसको कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। तो फैंटास्टिक इग्निशिया जो सेक्सुअली अब्यूज थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी, गुस्सा तो था लेकिन चुप थी, खारसियोसिन था, इतना बुखार था, इतनी तकलीफ थी, लेकिन उस डोमिनेशन की वजह से फिर भी पड़े जा रहा है। एंड ब्रोमियम की गलती कर दी और गलती की वजह से आप भुगत रहे हैं। ये फैंटास्टिक 3 रेमेडीज हमारे साथ में हमने आप अपने स्टूडेंट से सुनी। ऐसे ही और नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक फैंटास्टिक कमेंट दीजिए। राइट, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Like, subscribe the video. Yes.